अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फ्लैक्स। I'm डॉक्टर आयशा। आज का हमारा टॉपिक है इंफ्रारेड रेडिएशंस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ओके, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो डिस्कवर कब हुई थी। 1800 में सर विलियम जो थे उन्होंने इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिस्कवर किया था। उसके बाद 1991 में जाके जो है वो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस वो यूज़ होना शुरू हुई। हमें पता है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस की जब हम बात करें तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है वो आती है सन। एज वी ऑल नो कि सन जो है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट है, चाहे वो हम इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात करें या फिर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात करें या फिर कोई भी और रेस हो। ठीक है, तो उनमें जो सबसे बिगेस्ट सोर्स है वो है सन। इसके अलावा जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 750 से लेके 400,000 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, अब जो है कोई भी हॉट बॉडी है वो जो है हमें पता है हीट प्रोड्यूस करती है। अब फायर क्ले हो गया, गैस हमारी फायर होगी या फिर जो भी हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो भी हमें हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी मैटर्स होते हैं ना वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट प्रोड्यूस कैसे होती है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में जो वाइब्रेट करते हैं, उनकी जब वाइब्रेशन और मूवमेंट होती है उसकी वजह से क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये जो हीट है ना ये हम बहुत सारे पर्पज़ के लिए अपनी फिजियोथेरेपी फील्ड में यूज़ करते हैं। इसमें हम जो अपनी फील्ड में यूज़ करते हैं वो लिमिनस और नॉन लिमिनस दो तरह के जो जनरेटर्स हैं वो यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन की टाइप्स। इंफ्रारेड रेडिएशन ए, बी और सी। जो IR ए है इसको हम नियर भी कहते हैं, IR बी को मिड और IR सी जो होती है ना ये फार इसको बोलते हैं। और इसकी जो IR ए है ना इसकी जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो 770 से लेके 1500 नैनोमीटर तक होती है और IR बी की जो वेवलेंथ होती है वो 2000 तक। और इसके अलावा IR सी जो होती है ना ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। IR बी जो है इसका इतना कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, IR सी जो है जो फार पेनिट्रेशन करती है, फार इंफ्रारेड रेडिएशन जिसको बोलते हैं, इसकी जो पेनिट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है। 1500 नैनोमीटर से लेके 0.1 मिलीमीटर तक इसकी जो पेनिट्रेशन है वो होती है। ओके, अगर अब हम बात करें कि जो हमारे पास IR ए है तो ये जो है हमारे पास डीप पेनिट्रेशन करती है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं कि ये डीप पेनिट्रेशन करती है। इसके अलावा जो है ना इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट में जो है ना वो विजिबल लाइट जो है वो भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम IR सी की बात करें जिसको हम फार जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोलते हैं, इसकी जो पेनिट्रेशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा डीप होती है। इतनी ज़्यादा डीप होती है कि आप जो है वो 1.5 इंचज़ या ऑलमोस्ट हम इसको कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर तक इसकी जो पेनिट्रेशन होती है वो डीप होती है। ये जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, डीप टिश्यूज़ तक जो है वो उनको पेनिट्रेट कर सकती है। इसको हम जो है ना वो क्रोनिक लो बैक पेन में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना ये क्रोनिक लो बैक पेन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर हो गया या फिर हमारे आर्थ्रोस्कोपी हुई है तो रोटेटर कफ टेयर वगैरह हुआ है और उसकी आर्थ्रोस्कोपी हुई है, उसके बाद में जो जो है हमारे पास है ना फार IR ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव कोई भी पेन है या फिर CVS किडनी या डायबिटीज़ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उनमें भी IR रेडिएशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ख़ास तौर पे अभी हम ये जो बात कर रहे हैं वो करें IR सी की जो फार इंफ्रारेड रेडिएशन है जो डीप बहुत ज़्यादा डीप टिश्यूज़ को जो है वो पेनिट्रेट करती है। IR ए भी पेनिट्रेट करी है लेकिन जो बिल्कुल ही डीपर टिश्यूज़ तक भी पेनिट्रेशन इसकी जा रही है। अब आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास हमारी जो फिजियोथेरेपी फील्ड है उसमें दो तरह के जनरेटर्स होते हैं, एक ल्यूमिनस जनरेटर होते हैं और एक नॉन ल्यूमिनस जनरेटर होते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं ल्यूमिनस जनरेटर। तो ल्यूमिनस जनरेटर जो होते हैं उसमें हमारे पास तीनों तरह की जो है ना वो रेज होती है, इंफ्रारेड भी होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी होती है और इसके अलावा जो है ना वो विजिबल रेडिएशंस भी होती हैं। ओके, ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है बल्ब की। ये हमारा बल्ब है और इसके अंदर ये जो है ये हमारा एक फिलामेंट है। अब हमें पता है कि जो फिलामेंट है ये जो बल्ब फिलामेंट है ना ये इस हमारे पास आउटर शेल है बल्ब का, उसके अंदर जो है वो क्लोज होता है और इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है इनर्ट गैस। ठीक है, और जो हमारे पास ये फिलामेंट है ना ये हमारे पास किस चीज़ का बना होता है, ये क्या है फिलामेंट और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस चीज़ से हुई है, वो टंगस्टन फिलामेंट के साथ होती है। अब टंगस्टन फिलामेंट ही क्यों क्यों कोई और फिलामेंट हम जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, वो इस वजह से कि ये जो है किसी भी टाइप की कूलिंग हो, बहुत ज़्यादा कूलिंग हो या हीट हो, बहुत ज़्यादा हम बार बार जो है वो हीट दे रहे हैं
पहले दे रही हैं फिर बार बार हम हीट दे रहे हैं, तो इसको जो है ना ये बेयर कर सकती है। टंगस्टन फिलामेंट पे कोई ज़्यादा फिर इफ़ेक्ट नहीं होता। ये कोई भी जितनी भी हम हीट दे दें या फिर उसको कूलिंग में लेके जाए, तो हर तरह की सिचुएशन जो है ना वो बेयर कर सकती है। जैसे हम कह देते हैं कि भाई मौला अली बंदा है, तो ये जो है ना हमारा मौला अली बंदा है टंगस्टन फिलामेंट, ये हर चीज़ को बेयर कर लेता है। ओके, अब जो है ये जो हमारा बल्ब है, अब इसको ऐसे तो नहीं लगा देना ना, इसको जो है ना हमारा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है, उसके अंदर हमने ये बल्ब लगा के, और वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो है वो कुछ इस टाइप का हम कह लो, वो इसके अंदर ही हमारा बल्ब लगा होगा और ये स्टैंड के साथ लगा होगा। ये जो है ना ये एडजस्टेबल होता है, ऊपर नीचे हम इसको कर सकते हैं। और ये जो हमारा स्टैंड होगा ये एडजस्टेबल होगा, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो भी हमारा लैम्प टाइप का हमने बना लेना है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ल्यूमिनेस जनरेटर। नॉन ल्यूमिनेस जनरेटर जो है बेसिकली हमारे पास एक्यूट पेन के लिए यूज़ होता है। जो ल्यूमिनेस जनरेटर था वो क्रोनिक पेन में यूज़ होता था। और दूसरी बात ये कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशंस ही होती हैं, बहुत कम अमाउंट में अगर हों तो विजिबल प्रेजेंट होती है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में हो तो अगर इंफ्रारेड विजिबल जो है वो रेडिएशंस प्रेजेंट होती है, अदरवाइज जो है इसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस ही होती हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन कैसे है। ये हमारे पास जो है कॉयल जो है वो फायर क्ले के ऊपर जो है वो ऐसे कॉयल हमारे पास वाउंड हुई हुई होती है, और इसके बाद या फिर ये जो फायर क्ले के साथ भी हो सकती है या फिर जो है वो पोर्सिलेन, दोनों मटेरियल जो है वो यूज़ होते हैं। हम जो है वो जब इलेक्ट्रिक करंट ऑन करते हैं, जब यहाँ से करंट पास करता है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट प्रोड्यूस जब होती है तो क्या होता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होती हैं, क्योंकि ये इस तरह के मटेरियल का बना होता है कि इसमें से क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। अब जो है और इस ये जो हीट है ना प्रोसिलियन वगैरह या फायर जो हीट है वो किस मेथड से होती है, कंडक्शन से होती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, दूर तो नहीं बैठे, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो डायरेक्ट कंडक्शन के थ्रू जो है ना वो हीट प्रोड्यूस हो रही है। और इसके साथ साथ इसमें जो है वो थोड़ी बहुत विजिबल रेज जो है वो भी प्रोड्यूस होती हैं। ये हमारे पास क्या होता है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है। ये हमारे पास क्या है, हमारा स्टैंड है, और यहाँ से जो है हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि ऊपर या नीचे जो है वो इस लैम्प को कर सकते हैं। और ठीक है, इसके अलावा जो नॉन ल्यूमिनेस जनरेटर्स होते हैं ना, इसका जो है वो 5 to 7 मिनट पहले जो है ना, यूज़ करने से पहले, ट्रीटमेंट से पहले हमें इसको हीट करना पड़ता है। और दूसरा जो होता है ना, कॉयल जो होती है उसका जो फोकल पॉइंट होता है पैराबोलिक रिफ्रैक्टर के ना बिल्कुल फोकल पॉइंट पे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। इसके अलावा नॉन ल्यूमिनेस जनरेटर में ना हम स्टील ट्यूब भी यूज़ करते हैं, वो भी सेम इसी तरह हम जो है स्टील ट्यूब लेंगे, उसके ऊपर जो है ना वो कॉयल जो है वो एम्बेडेड होगी, और इसी तरह जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी, और वो ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ होगी। करंट गुजरेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट कौन सी होगी, इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में जो है वो एमिट होगी। ओके ओके, अब ये जो हमारे पास पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है ना, ये इस तरह से होना चाहिए कि जो है मतलब हीट यहाँ से जो है ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर आई है ना तो ये वापस रिफ्लेक्ट वहीं पे बॉडी के ऊपर ही जाए, और ये जो है बाकी जो हमारे पास पार्ट्स है ना, हमारी जो भी इक्विपमेंट है, लैम्प है, इसके बाकी पार्ट्स जो है उसको जो है वो हीट अप ना करे। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आईआर रेडिएशंस जो है उनकी पेनिट्रेशन के कितनी जो है वो हमारे टिश्यूज़ तक जो है वो पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो नॉन ल्यूमिनेस जनरेटर जो है उसकी जो वो 750 to 1500 नैनोमीटर तक जो है वो उसकी पेनिट्रेशन जाती है, सुपरफिशियल और डीप एपिडर्मिस से लेकर डर्मिस तक जो है वो उसकी पेनिट्रेशन जाती है। और अगर ल्यूमिनेस जनरेटर्स की बात करें तो इसकी जो पेनिट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डर्मिस के अबव डर्मिस ही रहती है। ठीक है, और ये जो है सुपरफिशियल डर्मिस तक ही पेनिट्रेट करती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी जो पेनिट्रेशन होती है ना, ल्यूमिनस जनरेटर जो होती है उनकी पेनिट्रेशन जो होती है ना वो बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन ल्यूमिनस जनरेटर्स। उसकी जो पेनिट्रेशन होती है वो हमारे पास बहुत कम होती है। अच्छा, उसके बाद जो पेनिट्रेशन है ना कि किस चीज़ पे कितनी पेनिट्रेशन होगी या नहीं होगी, कितनी डीप तक होगी, तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसमें आ जाती है कि वेवलेंथ कैसी कितनी होगी, उसका जो पार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी विस्कुलरिटी कैसी है कि, और इसके अलावा जो है हमारे पास उधर पिगमेंटेशन है या नहीं है। इन सारी चीज़ों पे जो है वो हमारी जो पेनिट्रेशन है वो डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा जो है कुछ फैक्टर्स हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। इसके अलावा जो है हमारे पास हमारी जो डेंसिटी है मटेरियल की वो कितनी होगी। इन सारी चीज़ों पे जो है हमारी वो डिपेंड कर रही होती है पेनिट्रेशन की कितनी जो है वो ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन होगी।
तो ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये पहले हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास जो है ना कि देखो कि सुपरफिशियल फेशिया तक यूवीआर जो है ना उसकी जो ए वेवलेंथ है वो पेनिट्रेट करी है। बी जो है वो हमारे पास डीप एपिडर्मिस तक पेनिट्रेट करी है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूवीआर सी की, तो इसकी पेनिट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल एपिडर्मिस तक ही होती है। इसी तरह अगर हम इधर विजिबल और आईआर की बात करें, तो आईआर जो है वो हमारे पास डर्मिस तक जा रहा है। इसी तरह जो आईआर जो हमारे पास ये शॉर्ट है, और अगर आईआर अबव की बात करें तो वो 1200 अबव जो है वो उसकी पेनिट्रेशन होती है। सुपरफिशियल फेशिया तक की जो है वो उसकी पेनिट्रेशन होती है। ओके, हम डिस्कस करते हैं आईआर रेडिएशंस में टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन कैसे है, कि किन कंडीशंस में किस तरह से आपने जो है वो इसको अप्लाई करना है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें जो है एक्यूट और क्रॉनिक या लिमिनस और नॉन लिमिनस जनरेटर्स दोनों इफेक्टिव होते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एक जो है वो दूसरे से ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिवनेस शो करता है एज़ कम्पेयर टू अदर। ओके, तो हम अभी देख लेते हैं कि जो नॉर्मली हम जो है वो किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो फॉर एक्यूट और रिसेंट इंजरी, अभी अभी अगर इंजरी हुई है, एक्यूट कंडीशन है, तो आप नियॉन ल्यूमिनस जनरेटर जो है उसको यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और अगर क्रॉनिक लीजन है, बहुत मतलब पहले से जो है वो प्रॉब्लम चल रहा है, ज़्यादा पेन है, तो आप जो है वो ल्यूमिनस जनरेटर जो है उसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर आपने सिर्फ एक ही पार्ट को ट्रीट करना है, फॉर एग्जांपल आप फोर आर्म को ट्रीट कर रहे हैं, या कोई भी और बॉडी पार्ट कह सकते हैं, फुट को ट्रीट कर रहे हैं, हाँ हैंड को ट्रीट कर रहे हैं, अगर एक पोर्शन जो है आपका बॉडी का वो ट्रीट हो रहा है, तो आप सिर्फ एक सिंगल लैम्प जो है वो काफ़ी होगा। लेकिन अगर आपने बहुत सारे पार्ट्स जो है एक ही साथ ट्रीट करने हैं, तो आप क्या करेंगे, उस फिर टनल बाथ का यूज़ करेंगे, जिसमें जो है वो ज़्यादा पार्ट्स और ज़्यादा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। क्रॉनिक यूज़ में क्योंकि हमें टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ता है, तो इसलिए जो है वो हम टेम्परेचर ज़्यादा जो है वो क्रॉनिक कंडीशंस में ही करेंगे। टेम्परेचर ज़्यादा जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ क्रॉनिक कंडीशंस में ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट जो है सबसे पहले तो आपने उसकी सेंसेशन चेक करनी है कि उसका सेंसरी लॉस ठीक है या नहीं, क्योंकि जब भी आपने हीट अप्लाई करनी है तो आपने उसकी सेंसेशन जो है वो लाजमी चेक करनी है, क्योंकि अगर उसको सेंसेशन ही नहीं होगी तो उसका बर्न के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उसको पता ही नहीं है कि कितनी उसको हीट मिल रही है नहीं मिल रही, तो जो है वो उसके लिए बिल्कुल ही उसका काम ख़राब कर देगा। ठीक है, यानी सबसे पहले उसकी सेंसेशन चेक करनी है। अगर उसका सेंसरी लॉस इंटैक्ट है, फिर ही आपने उसको जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन थेरेपी जो है वो देनी है, अदरवाइज़ आपने उसको वो प्रोवाइड नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट आप देख लेंगे कि उस जो भी ट्रीटमेंट पार्ट है उसके जो क्लॉथ हैं वो रिमूव कर देंगे, उसके ऊपर कोई भी ये जो एरिया है उसको क्लीन करना है, ठीक है, वाटर के साथ, और उसको फिर जो है वो टॉवल के साथ क्लीन कर लेना है अगर एरिया जो है वो गीला है, वेट है। उसके बाद जो है आपने ऑपरेटर्स को ज़रूर चेक करना है कि कोई भी मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी जो वायर है वो बिल्कुल ठीक है, और पेशेंट को कहना है कि वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है वो ऑपरेटर्स को कोई छेड़छाड़ ना करे, उसको जो है वो टच ना करे। ओके, दूसरी आपने लैंप की जो पोजीशन है ना वो इस तरह से रखनी है, राइट एंगल पे रखनी है, कि जो है वो डायरेक्ट उसकी जो सरफेस है ना जहाँ पे आप ट्रीट करें उसके ऊपर डायरेक्ट आके पड़े, ना कि जो है वो इधर उधर कहीं और जा रही हो। तो आपने उसका जो एंगल है वो बिल्कुल ठीक रखना है। दूसरा, आपने जो उसका डिस्टेंस है ना वो 50 to 75 सेंटीमीटर रखना है। ठीक है, बिल्कुल ही डायरेक्ट ऊपर नहीं रख देना। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि आपने जो है ना वो आईज़ और फेस के ऊपर जो है उसको बिल्कुल ही भी नहीं आने देना। इस तरह से उसकी पोजीशन एडजस्ट करनी है कि उसके आईज़ पे और फेस के ऊपर जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो ना आए। क्या होगा कि आईज़ जो हमारा सेंसिटिव पार्ट है, कॉर्नियल बर्न जो है वो रेटिनल बर्न काज कर सकती हैं। इसके अलावा कैटरैक्ट, फोटोकेरेटोसिस वगैरह बहुत सारी कंडीशंस जो हैं आई की से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लमेटिक हमारे पास हो सकती हैं। इस वजह से आपने इसके लिए प्रोटेक्टिव गॉगल्स जो हैं उनका यूज़ लाजमी करना है, ना सिर्फ हमारे जो पेशेंट हैं उनके लिए बल्कि जो थेरेपिस्ट है उसके लिए भी आपने प्रोटेक्टिव गॉगल्स लाजमी यूज़ करना है।